बेलारूस ने पाकिस्तान से 1.5 लाख पाकिस्तानीज़ को हायर करने का एक मरासला लिखा है। बेलारूस के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बेलारूस जाना चाह रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज स्किल वहाँ पे चलती है, कौन सा टाइप ऑफ वीज़ा है बेलारूस जाने के लिए, और अगर आप बेलारूस विजिट वीज़ा पे जाते हैं तब क्या प्रोसेस है, और अगर आप बेलारूस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाते हैं तब क्या प्रोसेस है, और इसके ऊपर तकरीबन अखराजात कितने आ रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये विजिट वीज़ा वहाँ जाके अगर किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो क्या ये विजिट वीज़ा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मसला है, उनके ऊपर कोई FIR आ रही है, उसका रिकॉर्ड आ रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। बेलारूस ने पाकिस्तान से 1.5 लाख पाकिस्तानीज़ को हायर करने का एक मरासला लिखा है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो फ़ॉरेन वर्कर्स और फ़ॉरेन लेबर शॉर्टेज को देखते हुए पाकिस्तान से 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी वर्कर्स को लेना चाह रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ राइज होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। जो मेन सेक्टर्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं वो है एग्रीकल्चर का सेक्टर, फिर उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, और तीसरा कंस्ट्रक्शन में। इसमें ज़्यादातर उनको सारे ट्रेड रिलेटेड लोग चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बेलारूस इसमें किस टाइप के लोग लेना चाह रहा है, बेलारूस के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बेलारूस जाना चाह रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज स्किल वहाँ पे चलती है, कौन सा टाइप ऑफ वीज़ा है बेलारूस जाने के लिए, और अगर आप बेलारूस विजिट वीज़ा पे जाते हैं तब क्या प्रोसेस है, और अगर आप बेलारूस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाते हैं तब क्या प्रोसेस है, और इसके ऊपर तकरीबन अखराजात कितने आ रहे हैं, और कितनी सैलरी आपको बेलारूस ऑफर कर रहा है 7 डिफरेंट पर्क्स के साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप ऑफ वीज़ा के ऊपर कि बेलारूस के लिए 2 टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं, एक टाइप सी वीज़ा है, एक टाइप डी वीज़ा है। टाइप सी वीज़ा को आप विजिट वीज़ा की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली टाइप सी वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा है जिसको शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री भी कहते हैं, और इसमें मल्टीपल एंट्री भी होती है। इसमें इस कैटेगरी को 3 आगे सब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें C1, C2 और C3 ये 3 कैटेगरीज हैं इसकी। C1 कैटेगरी जो है वो 30 डेज़ का वीज़ा है, जो C2 कैटेगरी है वो 30 to 90 डेज़ का वीज़ा है, और जो C3 कैटेगरी है वो 2 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जिसमें आपका मैक्सिमम स्टे जो है 90 डेज़ के लिए हो सकता है। अगर आप इसके लिए C टाइप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने वही डॉक्यूमेंट्स जो एक विजिट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं, मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सारी बायो में अपनी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मेनली ज़्यादातर यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि एक तो आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट, होटल कन्फर्मेशन, आपकी कंफर्म फ्लाइट टिकट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और आपका सोर्स ऑफ इनकम। यही एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कहीं किसी भी मुल्क के लिए आपको विजिट वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं, और बेलारूस के लिए भी यही डॉक्यूमेंट्स की तकरीबन रिक्वायरमेंट है। हम कंप्लीट डिटेल अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बेलारूस की जो अपॉइंटमेंट है वो VFS के थ्रू नहीं हो रही। आप एक अच्छी बात ये भी है कि अपॉइंटमेंट डायरेक्ट एम्बेसी खुद डील कर रही है, कोई एजेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। $60 to $180 के करीब इनकी जो है वो वीज़ा फ़ी है, जो कि आप खुद से पे करके ये विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये विज़िट वीज़ा वहाँ जाके अगर किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो क्या ये विज़िट वीज़ा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको डी टाइप वीज़ा के बारे में बता देता हूँ, जो कि वर्कर वीज़ा है, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिसको पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया गया है कि 1.5 लाख वर्कर्स की इनको रिक्वायरमेंट है। ये 1.5 लाख वर्कर्स उनको किस किस ट्रेड में चाहिए, इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, लैंग्वेज की तैयारी करनी है, ट्रेड की तैयारी करनी है, किस तरीके से आप इन जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं, और आप इसके बारे में किस तरीके से अपने आप को एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बना सकते हैं ताकि आप बेलारूस जा सकें। सबसे पहले आ जाते हैं बेलारूस है क्या। बेसिकली ये एक रशिया का हमसाया मुल्क है। यहाँ पे बेलारूसियन और रशियन 2 लैंग्वेजेस चलती हैं। आपको अगर बेलारूस जाना है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आप रशियन लैंग्वेज या बेलारूसियन लैंग्वेज को सीखें। उसमें आपकी जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज को कंसिडर करते हैं। तो लैंग्वेज एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बेलारूस में आपको एम्प्लॉयमेंट लेने में आपकी बड़ी मदद कर सकती है। फिर दूसरी चीज़ के बारे में आ जाते हैं आपकी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बेच सकते हैं, जो कि आपका हुनर है।
आपका हुनर ऐसा है जो आपके मुंह मांगे दामों बिक सकता है, लेकिन हुनर के लिए आपको वो हुनर आना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम में तो बहुत माहिर होते हैं, लेकिन जब उनको अपने काम को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, जैसे को एक कारपेंटर है, उस कारपेंटर को ये बताया जाए कि वो अपने काम को एक्सप्लेन करे कि वो क्या काम करता है, अनफॉर्चुनेटली वो अपने काम को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा झिझकता है, उसको अपने काम को एक्सप्लेन नहीं करना आता। लेकिन अगर वही काम उसको प्रैक्टिकली दिया जाए और उसको बोला जाए, किसी भी कारपेंटर को कोई भी कारपेंट्री रिलेटेड जॉब दी जाए, तो वो उसी वक्त उसको परफॉर्म करके एक अच्छे तरीके से बता देता है। तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि आपको अपने काम को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा काम जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सकते हों और आपको वो काम आता भी है, तो आप उस चीज़ में अगले एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को मैं हमेशा इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि अपने आप को इंटरव्यू के लिए आप हमेशा रेडी रखें। इंटरव्यू आपको प्रॉपर देना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको किस तरह के सवाल आ सकते हैं, और वो सवाल सारे आपके काम से रिलेटेड ही होते हैं, वो काम जो आप डेली लाइफ में अपनी करते हैं। अब आ जाते हैं उन कैटेगरीज़ की तरफ कि जो कैटेगरीज़ बेलारूस हमसे चाह रहा है। सबसे ज़्यादा बेलारूस में, क्योंकि वो हमारी तरह एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फार्म वर्कर्स या माली टाइप लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है। टेक्निकल लोग वो हैं जो उनके फार्म्स को अच्छे तरीके से देखभाल उनकी कर सकें, जैसे उनको बहुत सारे फील्ड्स में, तकरीबन वो वाली फील्ड्स जिनके बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ फील्ड्स ये हैं कि जो मिल्क फार्म्स हैं उसके जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके ऑपरेटर्स होते हैं, मशीनरी डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स में जो मशीनरी, जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट मशीनरी होती है, वहाँ पे क्योंकि सारा काम जो है वो मैनुअली काम, हाथों से काम कम और मशीन से काम ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर उनको इस तरह की फील्ड्स में लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कि मशीन ऑपरेटर्स हों, जो मिल्क प्लांट्स हैं उनके वहाँ पे फार्म्स हैं उनके ऑपरेटर्स हों, या उसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, इस तरह के किसी भी काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इन कामों के लिए आपको अपने काम पे अबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें से बहुत सारी मशीनरीज ऐसी होंगी जो शायद पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी जैसे, डीप सीक जैसे एआई टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब से आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं कि ये मशीनरी कैसे यूज़ होती है। फिर उसके बाद पंजाब के बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं, आप वहाँ पे जाएं, उनसे हुनर सीखें, उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट लें। वो सर्टिफिकेट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला सर्टिफिकेट है। आप अपनी सीवी को अपडेट करें, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपने आप को रीचेबल बनाएं, सर्चेबल बनाएं। इसी तरीके से आपको वो कंपनी सर्च करके आपको उस नौकरी के लिए सिलेक्ट कर सकती है, आपका इंटरव्यू कर सकती है। फिर दूसरी चीज़, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि सेकंड कैटेगरी उन्होंने हमसे मांगी है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्रीज़ में उनको बहुत सारे टेक्नीशियंस चाहिए, बहुत सारे गैस कटर्स, वेल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इस तरह की बहुत सारी पोजीशंस हैं उनके पास। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नीशियंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जिनको हॉट पाइप्स का काम कहते हैं, इस तरह करके आप बहुत सारे काम जो हैं वो सीख सकते हैं, जो कि रेडिली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको ये काम करवा रहे हैं। बगैर हुनर सीखे, बगैर इंस्ट्रूमेंट्स का पता हुए, बगैर टूल्स के नाम पता होने की बजाय अगर आप इसी तरह एक रॉ कैंडिडेट बन के बाहर जाएंगे तो आपको कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल सकेगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया, नेपाल, फ़िलीपींस, अफ्रीका, श्रीलंका, ये सारे मुल्क हमसे आगे इस वजह से हैं कि एक तो इनको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है, अपनी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है। फिर ये मुल्क अपने जो भी काम है उसके उसके रिलेटेड जो टूल्स हैं, जो उसके औज़ार हैं, उन औज़ारों के बारे में उनको सारे नाम पता होते हैं, इंग्लिश के अंदर वो सारे नाम बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एडिटिव एडवांटेज चाहते हैं तो आप उन औज़ारों के नाम रशियन ज़ुबान में सीख लें, बेलारूशियन ज़ुबान में सीख लें, आपके लिए वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज बन जाएगा। जब आपकी सीवी में ये चीज़ ऐड हो जाती है कि आप बायलिंगुअल हैं, एक से ज़्यादा ज़ुबान जानते हैं, और उस मुल्क में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस मुल्क की आप बेसिक लैंग्वेज जानते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंच जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग ही आते हैं, वो कहते हैं जब तक हम उस माहौल में नहीं जाएंगे, उस तरह के लोगों से नहीं मिलेंगे, तो हम वो ज़ुबान नहीं सीख सकते। आप वो ज़ुबान घर बैठे सीख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं
जो आपको लैंग्वेज कोर्सेज करवाते हैं, और सीखना आपने खुद होता है, वो आपको सिर्फ मटेरियल देते हैं। अगर आप पूरी लगन और उसके साथ सीखें तो पाकिस्तान की लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये हमें एक एडवांटेज है। जब इंडियन जो जहाँ पे 50 किस्म की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो ज़ुबान सीख लेते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, हम भी ज़ुबान सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गौर करना है कि आपने सिर्फ स्किल को एक्वायर नहीं करना बल्कि लैंग्वेज को भी एक्वायर करना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम है, इसलिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी मैन पावर की ज़रूरत है, जिसमें हमारे कारपेंट्री वर्क्स आ जाते हैं, मेसनरी वर्क्स आ जाते हैं, ब्रिक लेयरिंग का काम होता है, उसके अलावा जो लेबर होती है। अब ये सारी, अब बाहर के मुल्क में जब आप ब्रिक लेयर का काम करते हैं, ब्रिक लेयर जिसको हम यहाँ पे अपने उसमें हमारी देसी ज़ुबान में उसको मेसन कहा जाता है, जो कि ईंटें लगाने का काम करता है, वहाँ पे ब्रिक लेयरिंग बड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। वहाँ पे जो ब्रिक लेयरिंग होती है वहाँ पे ईंटें तोड़ने का कोई हिसाब नहीं होता, वहाँ खूबसूरती उसी के साथ देनी होती है, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्लास्टर करके उसको छुपा लेते हैं बाद में, लेकिन बाहर के मुल्कों में स्पेशली यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन और इस तरह की कंट्रीज़ में प्लस्तर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे ब्रिक लेयरिंग का काम इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती के साथ किया जाता है कि जो एक मेसन होता है वो पूरी ब्रिक्स की जो डिवीजन होती है उसको इस तरीके से करता है कि वो तोड़नी भी ना पड़े और वो पूरी की पूरी एक एक लाइन में ब्रिक्स लगती रहें। इवन कि जो मसाला उसके अंदर भरा जाता है जिसको मोर्टार कहते हैं, वो मसाला भरने की भी वो रेशो रखते हैं कि हम इतना मसाला भरेंगे तो हमारी ब्रिक्स जो हैं वो पूरी तरतीब से लगती रहेंगी और ब्रिक्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसी वजह से ये बहुत हाई पेड जॉब्स होती हैं वहाँ पे। मतलब हम वहाँ पे जो एक ब्रिक लेयर या इस तरह के जो प्लम्बर्स हैं या जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनको जो डेली वेजेस मिलती हैं या उनको जो सैलरीज या जो जॉब्स मिलती हैं वो हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के इक्विवेलेंट इसी वजह से होती हैं कि उसमें उनकी ना कि सिर्फ टेक्निकल स्किल शामिल होती है बल्कि उनकी एक जो ऑब्जर्वेशन और एक जो एक्सपीरियंस है उसके भी उनको पैसे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें एक लेआउट प्लान दे दिया जाता है इंजीनियर की तरफ से और सर पे एक सुपरवाइज़र खड़ा होता है और वो बताता रहता है कि आपने ऐसे 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 काम करना है, फिर जाके काम होता है, फिर भी उस काम में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। लेकिन वहाँ पे यूँ होता है कि आप ऑल इन ऑल होते हैं, आपको एक प्लान दे दिया जाता है, एक मैप दे दिया जाता है, मटेरियल दे दिया जाता है, आपने उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है और एम्प्लॉयर उसी को ही पसंद करता है जो उनका माल बचाए भी ज़ाया होने से और काम में खूबसूरती भी लेकर आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए। अब डी टाइप वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? डी टाइप वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास किसी भी एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर होना चाहिए। ऑफर लेटर का मतलब ये है कि उस एम्प्लॉयर ने आपका इंटरव्यू लिया है, आपको सिलेक्ट किया, अब उसने आपको जॉब ऑफ़र प्लेस कर दिए। जब उसने आपको जॉब ऑफ़र प्लेस किया है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको हायर करना चाह रहा है। अब आपने अपने दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्रिपेयर करने हैं, जिसमें आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपकी एफआरसी है, आपका मेडिकल है, प्री मेडिकल आप यहाँ से अपना करवा लें और वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वापस आप अपनी एम्बेसी को या उस कंपनी को जो आपका वीज़ा को स्पॉन्सर कर रही है, अपने एम्प्लॉयर को आप सबमिट करेंगे। वो एम्प्लॉयर वहाँ पे बेलारूस में जो उनका काउंसलेट है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा कि ये बंदा मुझे चाहिए, मैं इस कंट्री से रिक्रूट कर रहा हूँ। वही आपकी फ़ीसेस पे करेगा। आपकी फ़ीसेस पे करने के बाद एक वर्क परमिट जो है वो आपको इशू कर देगा। जब आपको वर्क परमिट इशू करेगा तो वो आपका एंट्री परमिट या वीज़ा नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी वहाँ से अप्रूवल होगी कि ठीक है आपको ये कंपनी ने आपको वर्क इन बेलारूस के लिए बुलाया है और आपका ये वर्क परमिट इशू हो गया है। आपने उस वर्क परमिट को लेके वही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहाँ सबमिट करवाए और उसके अलावा जो आपकी लोकल एम्बेसी जैसे बेलारूस का काउंसलेट है यहाँ पे इस्लामाबाद में, उस काउंसलेट की रिक्वायरमेंट्स भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होंगी। यही सारी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करके आपने बेलारूस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट डे पे आपने जाके अपने ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवा देने हैं। वीज़ा की नॉमिनल सी फ़ी होती है जो कि 60 से तकरीबन 180 यूरोज़ के बीच में होती है। वो फ़ी आप अपने साथ लेकर जाएंगे, आपकी फ़ी सबमिट होगी, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे और उसके बाद आपकी फ़ाइल को सबमिट कर लिया जाएगा। आपकी फ़ाइल को सबमिट करने के बाद 2 से 3 वीक्स का टाइम होता है। उस 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको एम्बेसी का डिसीजन आ जाता है। इस वक्त अच्छी बात यह है कि बेलारूस की जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स हैं वो वीएफएस के थ्रू या किसी भी जैसे हमारे यहाँ पे जेरीज़ है जो वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करता है, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं अपॉइंटमेंट्स के, बहुत सारे इश्यूज़
देखने में आते हैं, वो लोगों को पैसे दे के अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। इस वक्त बेलारूस एम्बेसी डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट दे रही है, किसी थर्ड पार्टी वेंडर या एजेंट के थ्रू आप अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते, बल्कि स्क्रीन पे आप हमारी वेबसाइट का लिंक हमने दे दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेलारूस की ये जो एम्बेसी की वेबसाइट है, यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि जब भी आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, उस डॉक्यूमेंट की लेजिटिमेसी होनी चाहिए। लेजिटिमेसी का मतलब यह है कि वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मसला है, उनके ऊपर कोई FIR आ रही है, उसका रिकॉर्ड आ रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, तो वो कोर्ट से बरियत का जो लेटर होता है, अगर वो उसमें बाइज्जत बरी हैं, मुजरिम नहीं साबित हुए, या वो किसी भी लड़ाई झगड़े की वजह से उसमें इन्वॉल्व हो गए थे और अब वो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है या उनका राजीनामा हो गया था, जो भी है, आपने उसका कोर्ट का लेटर अपने साथ लगा दें ताकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका शेडी ना हो। वो लोग जो सजा याफ्ता हैं, अनफॉर्चुनेटली ये उनके करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इस तरह के लोगों को डिस्करेज करते हैं और वो नहीं लेते। इस वजह से इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें कि इस वक्त पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा यूथ मौजूद है और तकरीबन हर कोई दूसरा आदमी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हम कोई भी ऐसा इकदाम उठा लेते हैं जिसके बहुत गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करना पड़ते हैं। याद रखें कि अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना आप किसी बाहर विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशली यूरोपियन और शेंजन कंट्रीज़ में तो आप बिल्कुल भूल ही जाएं कि आपको किसी भी किस्म का ऐसा वीज़ा मिलेगा। तो इसलिए अपने घर वालों का, अपनी नौकरी का, अपने मुस्तकबिल का, हर चीज़ का ख्याल रखें। हमेशा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हों, किसी भी किस्म की उसमें फोर्जरी या कोई ऐसा मसला ना हो, वरना आप हमेशा के लिए बैन हो सकते हैं। EU का सिस्टम सेंट्रलाइज होता है, अगर खुदा ना खास्ता आप कहीं पे भी कोई ऐसी हरकत करते हैं या कोई ऐसी गलती करते हैं तो वो आपकी सिस्टम में मौजूद रहती है, कल को वो रिकॉर्ड रहता है। वो लोग जो वहाँ से रिटर्न हैं और क्लीन प्रोफाइल है वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिनके ऊपर बैन है या कोई ऐसा मसला है तो वो एम्बेसी से पहले अपनी क्लियरेंस करवा लें। अपनी क्लियरेंस करवाने के बाद ही वो कोई ऐसा स्टेप लें ताकि आपके पैसे और आपका वक्त ज़ाया ना हो। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बहुत से लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप C टाइप वीज़ा बेलारूस का अप्लाई करते हैं जो कि विज़िट वीज़ा है, याद रखें कि वो वीज़ा जॉब में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपको वहाँ पे इलीगल होना पड़ेगा, और इलीगल होने के बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हम कभी भी आपको मशवरा नहीं देंगे। इससे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रोफाइल पूरे EU में ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो लोग जो मार्केट में आपको C टाइप वीज़ा बेच रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये वीज़ा वहाँ जाके कन्वर्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट में, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आप या यूक्रेन एग्जिट करेंगे या आप जो है रशिया एग्जिट करेंगे या किसी भी ऐसे कंट्री में, और आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अपने अपने मसाइल होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में आप एग्जिट नहीं कर सकते। इस वजह से आप ऐसा कोई भी वीज़ा मत ऑब्टेन करें जिसमें आपको यहाँ से फॉल्स प्रॉमिस दिया गया हो या कोई ऐसी चीज़ कही गई हो। हम आपको कभी भी इस चीज़ का मशवरा नहीं देंगे कि आप किसी विजिट वीज़ा पे जाएं, और स्पेशली C टाइप वीज़ा जो कि बेलारूस का है वो नॉन कन्वर्टेबल है, नॉन चेंजेबल है। आपको एग्जिट करना पड़ेगा उस कंट्री से उस वीज़ा के ऊपर विद इन योर टाइम पीरियड। जब आप एग्जिट करेंगे फिर आप दोबारा से D टाइप के लिए अलग से पूरा प्रोसेस करेंगे, वही एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस जो पूरी वीडियो में आपको बताया, तब जाके आप एम्प्लॉयमेंट के वीज़े के ऊपर उधर जा सकेंगे। और अगर आप C टाइप वीज़ा पे ओवरस्टे करते हैं तो आप इलीगल कंसिडर होंगे और आप किसी भी किस्म के वीज़ा के लिए उसके बाद एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपके ऊपर फाइन्स भी होंगे और कंपनी आपको पकड़े जाने पर डिपोर्ट कर देगी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रही होगी। अगर आप इससे रिलेटेड हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं, कॉमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया हुआ है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इससे आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट जॉब की अपडेट्स हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। याद रखें कि हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई वीज़ा की गारंटी नहीं है। वीज़ा देना गवर्नमेंट का और एम्बेसी की सोल जुरिस्डिक्शन होती है, वो आपको ये डिसीजन अथॉरिटी उनकी होती है। हमारी तरफ से किसी किस्म का ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।